वेलकम टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं लिबरलिज्म के बारे में, थियोरी ऑफ लिबरलिज्म। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो निजी और सार्वजनिक जीवन में सोच और उसके अकॉर्डिंग काम करने की जो स्वतंत्रता होती है या काम करने का जो स्वतंत्र तरीका है, यही है लिबरलिज्म। यह एक राजनीतिक आदर्श है या एक मौलिक विश्वास है जहाँ कोई भी पर्सन अपनी आइडियोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग, जो उसकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग अपना गोल पाने के लिए काम कर सकता है। लेकिन वह काम तब तक ही कर सकता है अपनी विश के अनुसार जब तक कि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता को हर्ट ना करे या फिर उसका उल्लंघन ना करे। तो जैसे एक वर्ड है लिबरल, इसका मतलब होता है मुक्त, फ्री या फिर आदमी के योग्य। तो एक स्टॉइस जी हैं, इनका मानना है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के कंट्रोल में होती हैं, जो इंसान अपने अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, और वहीं कुछ ऐसी होती हैं जो उनके बाहर होती हैं। और कहीं ना कहीं जो इंसान है उसकी जो कार्य करने की शक्ति है या फिर कार्य न करने से बचने की जो इच्छा शक्ति है वह उसके अंदर है कि वो चाहे ना चाहे, करना है नहीं करना है, करे ना करे, इसके ऊपर है। और किसी व्यक्ति की जो शक्ति है वो उसके भीतर की चीज़ों की प्रकृति नहीं होती है, उनके शक्ति के भीतर की चीज़ें हैं वो उसकी प्रकृति नहीं है, बल्कि उसके लिए ऐसे कानून हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। कोई व्यक्ति जो है कैसे बिहेव करेगा। तो ये है बेसिकली लिबरलिज्म। अब हम बात करते हैं इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो इसका सबसे पहला और बेसिक प्रिंसिपल है वो है मानवाधिकार। मानवाधिकार एक तरीके से वो अधिकार है जो व्यक्ति एक इंसान के रूप में या एक समाज के सदस्य के रूप में एंजॉय करता है, लेता है, उसको मिलता है। और वे व्यक्ति के साथ साथ कहीं ना कहीं जो उसकी स्वतंत्रता है, जो उसकी गरिमा है, उसकी रक्षा भी करते हैं, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। तो ये बेसिकली सबको मिलता है, हर इंसान को मिलता है जो एक समाज का सदस्य है। इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट है वो आता है इक्वालिटी, यानी कि समानता। समानता का अर्थ है कि कहीं पे कोई भेदभाव ना हो, उनका अपना जीवन जो है उसको बेहतर बनाने की अगर उनकी कोई मांग हो या वो अपने जीवन को बेहतर बना सके, ऐसे में उदारवादी जो एक शिक्षा या एक उदारवादी जो नीति है वह शिक्षा में सुधार करने पर भी जोर देती है, ताकि हर कोई पढ़ा लिखा हो, हर कोई समझदार हो, तो इक्वलिटी बनी रहे, कहीं कोई गैप ना हो। और अगर हम बात करें उदारवादी, तो संक्षेप में जो इसकी समानता का अर्थ है वह है कि अभाव और अवसर की कमी कभी ना हो, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा ना हो कि किसी को पूरा मिल रहा है और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई बिल्कुल समाज से पीछे ही पड़ा हुआ है। तो ये है इक्वलिटी। अब आता है दूसरा, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कि ऐसा एक नियम हो या ऐसी सिद्धांत शक्ति हो जिसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कानून के हिसाब से चले, यानी एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे लॉ जो है, जो नियम है, जो कानून है, वो सबसे ऊपर हो, और जो नियम हो उसके अकॉर्डिंग ये लोग वर्क करें, ना कि कुछ और जो नियम को ब्रेक करके। ऐसा कुछ होना चाहिए, और यही है रूल ऑफ लॉ। फिर आता है इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि किसी भी व्यक्ति का जो उसके अधिकार हैं, उसकी जिम्मेदारियां हैं, वह उसके पास होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो इम्पोर्टेंट है खुद के लिए। तो जो उदारवादी लोग थे उनका मानना था कि लोग अपने लिए ये तय करें उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनके जो जिम्मेदार हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो क्या हैं और क्या नहीं है। ऐसा ना हो उन्हें बार बार उन्हें बताना पड़े कि भाई ये तो आपकी जिम्मेदारियां हैं, ऐसा आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये उन्हें खुद पता होना चाहिए। और जीवन में जो एक नेतृत्व करने की एक स्वतंत्रता होती है, यानी कि खुद को आगे ले जाने की, हाँ इस काम को मैं करूँगा या इसको मैं ऐसे करना चाहिए, ये बताने की जो स्वतंत्रता है वह कहीं ना कहीं इंसान के अंदर खुद से आनी चाहिए। तो ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऐसा ना हो कि उसको दबा के सीमित कर दिया जाए कि नहीं, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप या कोई भी व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि निजी संपत्ति। इसका मतलब है कि जो एक व्यक्ति है वो खुद का मालिक है, और इसलिए वह किसी और के अंदर या फिर किसी और के अंडर गुलाम बनकर नहीं रह सकता। तो ऐसे में जो स्वतंत्र व्यक्ति है वह किसी भी दूसरी संपत्ति
भूमि, मकान, कार या अन्य जो भी इंडस्ट्रीज़ है, जिस चीज़ का भी मालिक हो सकता है वो हो सकता है, बट वह अपने अंदर या उसके नीचे ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो गुलाम रख सके। यह एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं जो विचारों की बौद्धिक संपदा कह सकते हैं इसको। यह जो विचारों की जो बौद्धिक संपदा है उसको भी वो अपने हिसाब से रख सकता है। अब वहीं जो दूसरे संपत्ति के मालिक हैं या जो और लोग हैं उनके साथ वो इनका आपसी लेन देन कर सकता है, संपत्ति बेचने का हो गया या अपने जो विचार हैं उनको बांटने का हो गया, या उसको कर सकता है। और कहीं ना कहीं यह तभी संभव है जब जो वातावरण है वो आर्थिक रूप से मुक्त हो, यानी इकोनॉमिकली फ्री हो। इसके बाद जो आता है वो आता है इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। अब कोई सामग्री जो है, ये जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो कई चीज़ों से मिलकर बनती है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पसंद, यानी कि कहीं ना कहीं चॉइस। फिर वॉलंटियर एक्सचेंज, यानी कि अगर मेरा मन होगा तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। उसके बाद जो अगला है वो है फ्रीडम टू एंटर, यानी कि कहीं ना कहीं किसी भी मार्केट में फ्रीली एंटर करने की, कहीं कोई भी जो कंपटीशन चल रहा है उसके अंदर अपनी मर्जी से जाने की जो इच्छा, जो फ्रीडम होनी चाहिए वो। और उसके बाद है दूसरे जो लोग हैं जो एग्रेशन दिखा सकते हैं, जो आक्रमण कर सकते हैं, जो अटैक कर सकते हैं, जो छीन सकते हैं कुछ चीज़ों को, उनसे अपने आप की सुरक्षा बना के रखना। इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है आर्थिक स्वतंत्रता। उसके बाद जो आता है अगला पॉइंट है वो है लिबरल डेमोक्रेसी, यानी कि शिष्ट लोकतंत्र। ये क्या है? यह बेसिकली एक राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है जिसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो वास्तव में मौजूद होती हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, एक अच्छा लोकतंत्र होता है जहाँ पे कि सिर्फ जो हाई क्लास है या जो लोग या जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भी रक्षा के लिए, उनकी भी सुरक्षा के लिए उपाय होते हैं। और जो कानून के नियम का पालन करता है, जो राज्य की शक्तियों को सीमित रखता है और न्याय की स्वतंत्रता है उसको निश्चित करता है, यही है एक शिष्ट लोकतंत्र। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई बार कहा भी जाता है कि जो बहुमत है वो हमेशा सही नहीं हो सकता, कई बार वो गलत भी हो जाता है। तो ये है एक तरीके से कि लोगों के अंदर ये भावना होनी चाहिए समझने बूझने की, और किसी दूसरे के जो अधिकार हैं वो इनका हनन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है नव उदारवाद, यानी कि नियो लिबरलिज्म। ये क्या है? एक तरीके से यह इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, आर्थिक विचारधारा है। इसके अंदर क्या है कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, फ्री ट्रेड है, या फिर जो ओपन मार्केट्स हैं, ये सब आती हैं। और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय उद्योग धंधे हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उनको कई प्राइवेट कर देना, ये इन चीज़ों को बहुत सपोर्ट करता है नियो लिबरलिज्म। और यह कहता है कि जो आधुनिक समाज है उसमें जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसकी भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं बढ़नी चाहिए, ये उसको बहुत ही अच्छा मानता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और बताएं। और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और ये चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू। जय हिंद।